सब्सक्राइब करना फ्री है। सब्सक्राइब करने के दो फायदे होंगे, एक तो अच्छी वीडियोस मिलेंगी और दूसरा माता रानी की कृपा होगी। और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का प्रतिज्ञा पॉलिटिकल साइंस की रिवीजन सीरीज में। और आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा आप सबसे। यार देखिए, आज हम लोग जो ये रिवीजन सीरीज कर रहे हैं ना, इनमें हम लोग यार इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं, उनको समझ रहे हैं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस हैं बोर्ड में, जितने भी सवाल आते हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम लोग वो सारे क्वेश्चंस को पढ़ के समझ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं कोई किसी चीज का कंसेप्ट आपको नहीं बता रहा हूँ, ये ध्यान रहे आपको। आपको अगर कंसेप्ट जानना है तो आप मेरी जो मेन वीडियोस हैं जो मैंने बनाई थी आज से 1.5 साल पहले, ठीक है, उनको आप देखिए। उन वीडियोस में जो मेरी वीडियोस आती रहती हैं, उन वीडियोस में आपको सारे कंसेप्ट की स्टोरी वाइज आपको चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, पहली बात तो ये रही। दूसरी बात ये रही कि आप प्लीज यार किसी यूट्यूबर की कहानी मुझे ना बताएं कि वो वाला यूट्यूबर ये करता है। तो भाई कोई यूट्यूबर कुछ भी करता हो, बट मैं अपने बारे में ये जानता हूँ कि मैं किसी से डोनेशन नहीं मांगता हूँ अपने यूट्यूब वीडियोस पे। ठीक है, मैं किसी स्टूडेंट को ये नहीं बोलता हूँ कि मुझे आप पहले 500 रुपये दो, 1000 रुपये, 200 रुपये दो, तब मैं आपको नोट्स दूंगा। मैं आपको फ्री नोट्स दे रहा हूँ यार, मैं आपकी फ्री डाउट क्लास अरेंज कर देता हूँ आप सबके लिए। ठीक है, मैं दिन रात आप सबको नोट्स भेजता हूँ व्हाट्सएप पे, कोई टाइम देखता नहीं हो, जब बच्चे डिमांड करते हैं मोस्ट प्रोबेबली उसको सबको नोट्स मिल जाता है। ठीक है, तो यार इतनी चीजें जो बंदा आपके लिए कर रहा है वो भी कोई पागल नहीं है यार, ये सब आप जान लें इस चीज को यार। ठीक है, तो भाई ये जो है ये रिवीजन सीरीज है आपकी यार। और किसी यूट्यूबर से अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो यार फिर सारे पैरामीटर को आप कंपेयर कीजिए यार, कि वो यूट्यूबर वाला जो भी है यूट्यूबर आपका, ठीक है, क्या वो फ्री नोट्स दे रहा है, क्या वो करवा रहा है रिवीजन आपको, क्या वो इंडिविजुअली बच्चे को डील करता है, क्या वो आपको फ्री में क्लास दे रहा है, क्या वो आपको फ्री में नोट्स दे रहा है, क्या उसके नोट्स यूजफुल हैं, क्या वो आपके इंप्रूवमेंट पे काम कर रहा है, बताओ। ये सारे क्वेश्चंस पे आप पूछना यूट्यूबर से, अगर जवाब मिले तो आप खुल के मुझे बताओ कि सर जवाब मिला है, मुझे ये जवाब है। ठीक है, बट मेरे हिसाब से जो बच्चों की डिमांड है मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ, और मैं बच्चों की डिमांड के लिए काम कर रहा हूँ। ये हो रही है रिवीजन, टाइम नहीं था हमारे पास में लर्न करने का, कंसेप्ट मेरे बच्चों ने समझ के छोड़ दिया है। ठीक है, तो ध्यान रहे आप में से किसी को अगर समझ नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं यार, क्षमा, हाथ जोड़ के क्षमा आपसे। और पसंद आ रहा है तो भाई रेस में लग जाओ आप 100 नंबर की। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। कुछ क्वेश्चन नजर आ रहे होंगे आपको, ये हम पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 करने वाले हैं, चैलेंजेस टू रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस। 1960s का जो पीरियड था, उस पीरियड में क्या क्या हुआ था। ठीक है, सबसे पहली बात तो मई 1964 को नेहरू एक्सपायर हो गए थे। ठीक है, हमारी कंट्री के फर्स्ट पीएम कौन थे? नेहरू, वो आपके एक्सपायर हो चुके थे। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या आता है हमारा इसमें, हमारे 1962 में हमारा चाइना से वॉर हो गया था। थर्ड पॉइंट, 1965 में हमारी कंट्री का पाकिस्तान से वॉर हो गया था। 1966 में हमारी कंट्री के सेकंड पीएम कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, वो भी एक्सपायर हो गए थे। 1966 के बाद हमारी कंट्री में मॉनसून फेलियर था, अनएम्प्लॉयमेंट थी। जब ये सारे फैक्टर्स हमारी कंट्री के सामने थे तो क्या बोला गया इस डिकेड को? इसको हम लोगों ने डेंजरस डिकेड बोला। क्या बोला इसको हम लोगों ने? डेंजरस डिकेड। सवाल आता है, व्हाई वर द 1960s लेबल्ड एज द डेंजरस डिकेड? तो इसके अगर हम लोग इसके जवाब की बात करें तो इसका जवाब ये रहा आपका, द 1960s were labeled as the dangerous decade because of some unresolved problems like poverty, गरीबी थी यहाँ पे, असमानता थी, कम्युनल एंड रीजनल डिवीजन था आपका, प्लस जो मैंने आपको पॉइंट्स यहाँ लिखवा रखे हैं सारे, ये पॉइंट्स आपको अगर कर सकते हो मेंशन तो यू कैन मेंशन दीज पॉइंट्स ओवर हियर। ठीक है, यहाँ पे आपको काफी फायदा मिलेगा इन पॉइंट्स को करने का। ये सब 1 मार्क्स में आते हैं आपके क्वेश्चन को। अगला जो हमारा सवाल आता है वो क्या आता है, What were the two challenges faced by India from 1964 to 1966 during लाल बहादुर शास्त्री's brief PM ministry? जब हमारी कंट्री के शास्त्री जी थे, पीएम थे, ठीक है, तो हमारी कंट्री ने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए थे? 2 थे आपके। सबसे पहली बात तो एक ये जय जवान, मेरी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलता होगा ये जय जवान जय किसान, तो वो जो स्लोगन था डेट वाज गिवन बाय लाल बहादुर शास्त्री जी।
ठीक है। अब उनकी बात करें, इंडिया फेस्ड टू चैलेंजेस फ्रॉम 64 टू 56, दैट इज ड्यूरिंग लाल बहादुर शास्त्री रेन। क्या कहते हैं आपकी, पहला क्या था आपका, इकोनॉमिक क्राइसिस ड्यू टू इंडो चाइना वॉर ऑफ 1962 एंड इंडो पाक वॉर ऑफ 1965। जो हमारे भारत में आर्थिक तंगी आ गई थी, वो दिक्कत थी। दूसरा, फेल्ड मॉनसून ड्रॉट एंड सीरियस फूड क्राइसिस प्रेजेंट्स अ ग्रेव चैलेंज। देखो हमारे भारत में यार मॉनसून नहीं आया था, सूखा पड़ गया था और काफी हमें खाने की दिक्कत हो रही थी, ठीक है। इन दो चैलेंज को डील करने के लिए क्या कहा था उन्होंने आपका, जय जवान जय किसान, ठीक है। ये उनका फेमस स्लोगन था, ठीक है। ये आई थिंक आपको समझ में आ गया। अगला जो हमारा सवाल है 1 मार्क से पूछते हैं आपसे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफेक्शन, या इस चीज को वी कैन रिलेट टू आया राम और गया राम। क्या होता है, डिफेक्शन मीन्स एन इलेक्टेड में जो सिलेक्ट हो चुका हो, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लीव्स द पार्टी ऑन हो सिंपल ही और शी इज इलेक्टेड एंड जॉइन्स अनदर पार्टी। किसी व्यक्ति ने, मैंने बोला आपका राम है, राम ने बीजेपी की टिकट से सीट पे चुनाव लड़े और राम जीत गया। जीतने के बाद राम ने क्या किया, जीतने के बाद राम ने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। तो ये जो उसने किया, क्या बोलते हैं इसको, इट इज कॉल्ड डिफेक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग डिफेक्शन कहते हैं। द न्यू पॉलिटिक्स आफ्टर 1967 इलेक्शन, ये जो था कंसेप्ट, ये कब आया था, 1967 के बाद में आपका। डिफेक्शन प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ गवर्नमेंट्स, सरकारों को बनने में और तोड़ने में काफी रोल प्ले किया था। द कंस्टेंट रिलायमेंट्स एंड शिफ्टिंग पॉलिटिकल लॉयल्टीज इन दिस पीरियड गेव क्राइज टू द एक्सप्रेशन आया राम गया राम, ठीक है। ये आया राम गया राम इज इक्वल टू डिफेक्शन। नाउ अब सवाल क्या आता है, हमारे फर्स्ट पीएम थे नेहरू जी, वो मर चुके हैं, एक्सपायर हो चुके हैं। अगले पीएम थे हमारे शास्त्री जी, वो भी खत्म हो चुके हैं। अब सवाल ये था कि अगला पीएम कौन बनेगा, हु विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो व्हेन एंड व्हाई डिड कांग्रेस फेस चैलेंज ऑफ पॉलिटिकल सक्सेशन सेकंड टाइम, ठीक है। दूसरी बार किस तरीके से कांग्रेस ने चीजों को फेस करना स्टार्ट किया था, किस तरह से कांग्रेस के अंदर ही जो है वो दिक्कतें होनी उत्पन्न हो गई थी। तो क्या बोलेंगे आप लोग इसमें, द कांग्रेस पार्टी फेस द चैलेंज ऑफ पॉलिटिकल सक्सेशन फॉर द सेकंड टाइम इन 1966 आफ्टर द डेथ ऑफ लाल बहादुर शास्त्री। भाई शास्त्री जी की मृत्यु के बाद में कांग्रेस पार्टी के सामने चुनौती आ गई कि भाई अगला देश का पीएम क्या होगा। तो कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने कंट्री के अंदर ही, मतलब कांग्रेस ने पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ही इंट्रा, यू कैन से दिस इंट्रा इलेक्शन कराए थे। मतलब विद इन कांग्रेस किस किस कराए थे आपके, देसाई, एम देसाई एंड इंदिरा गांधी। द कंटेस्ट वाज रिजॉल्व थ्रू अ सीक्रेट बैलेट अमंग कांग्रेस एमपीज, ठीक है। सारे कांग्रेस के एमपीज ने मिलके इन दोनों में से किसी एक को इलेक्ट किया था, ठीक है। इंदिरा गांधी डिफीटेड मोरारजी देसाई by securing the support of more than 2/3 of parties MPs, thus a peaceful transition of power despite of intense competition for leadership was a sign of maturity of India's democracy। शांतिपूर्ण तरीके से, ठीक है ना, लीडरशिप किसको दी गई आपकी, वो दी गई आपकी लाल बहादुर इंदिरा गांधी को, और यहाँ पे कोई झगड़ा नहीं हुआ, ठीक है। दिस शोज दी हमारा भारत कितना मैच्योर था इन टर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। तो ये आपका शॉर्ट फॉर्म था, एक क्वेश्चन था आपका। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। तो 1966 के एंड तक हमारी कंट्री की पीएम कौन थी, हमारी कंट्री की पीएम थी इंदिरा गांधी जी। अब होता क्या है, अब यहाँ पे सीन ये आता है कि जैसे ही वो पीएम बनती हैं, उन्होंने अगले ही साल क्या किया, हमारी करेंसी को डीवैल्यू कर दिया था। तो सवाल पूछ रहे हैं, व्हाई डिड द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट डिसाइडेड टू डिवैल्यू द इंडियन रूपी इन 1967, व्हाट वाज इट्स रिजल्ट, उसके क्या रिजल्ट रहे थे आप, तो क्या बोलेंगे आप लोग, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी डिसाइडेड टू डिवैल्यू द इंडियन रूपी इन ऑर्डर टू चेक इकोनॉमिक क्राइसिस, ठीक है ना। इन्होंने बोला था कि इकोनॉमिक क्राइसिस हमको चेक करनी है, क्या हमारे देश में इकोनॉमिक क्राइसिस है नहीं है। एज अ रिजल्ट अर्लियर $1 versus dollar could be purchased for less than ₹5. After devaluation it cost more than ₹7, ठीक है। बट कुछ लोग यहाँ पे ये भी कहते हैं कि भाई हम लोगों ने यूएस के प्रेशर में अपनी करेंसी को डिवैल्यू जो है वो किया था आपका। नेक्स्ट पॉइंट पे, consequently the economic situation triggered a price rise
people started protesting against the increase in price of essential commodities, employment, etc. इन लोगों ने खिलाफ लोगों ने एकदम से हमारे देश के अंदर क्या हो गया, प्राइस राइज हो गया हमारी कंट्री के अंदर, और एकदम से क्या हुआ, एकदम से हमारी कंट्री में क्या हुआ, लोगों ने प्रोटेस्ट करना जो है वो स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये था आपका 2वां क्वेश्चन। अगला जो सवाल है हमारा वो क्या है, नॉन कांग्रेस। क्या है, नॉन कांग्रेस। सबसे पहले तो ये जान लो, दिस थ्योरी वाज गिवन बाय राम मनोहर लोहिया। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय राम मनोहर लोहिया। ठीक है, क्या बोलते हैं भाई, वो कहते हैं कि जब तक अपोजिशन बटा हुआ है, स्कैटर्ड है, फैला हुआ है, तब तक वो कांग्रेस को डिफीट नहीं कर पाएगा। अगर आपको डिफीट करना है कांग्रेस को, तो आप सारे क्या हो जाओ, आप सारे एक हो जाओ। इस बात को मान के, ठीक है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक हो गई थी आपकी, जैसे कि संयुक्त विधायक दल। और ये चीज काफी चैलेंजिंग थी किस चीज के लिए, 1967 में होने वाले चुनावों के लिए, क्योंकि इंदिरा गांधी उस टाइम में फ्रेश फेस थी पीएम के रूप में। वो पहली बार नेहरू के बिना कांग्रेस जो है वो आपकी चुनाव लड़ रही थी। तो क्या बोलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा इसके अंदर, द कांग्रेस पार्टी decision of devaluation of Indian rupee gave rise to the concept of non-congressism. Parties opposed to the Congress, जो पार्टी खिलाफ थी कांग्रेस के, realized that division of their votes kept the Congress in power. उन्होंने बोला कि जो वोट उनके बटे हुए हैं ना, और जो वो खुद बटी हुई हैं, वो कांग्रेस को पावर में रखती है। ठीक है, thus non-Congress parties with their different programs and ideologies got together to form anti-Congress front. ये दोनों जो आपके सारे आपके साथ में आ गए थे। ठीक है, They wanted to topple, इन सबका क्या मोटिव था आपका, they wanted to topple the Indira Gandhi's Congress government. This strategy was named as non-Congress by the socialist leader राम मनोहर लोहिया। कौन थे इस मुखिया आपके, इसमें थे आपके राम मनोहर लोहिया। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो पूरा कंसेप्ट। अब इसमें एक कंसेप्ट मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं आपको मैं, जो आपके 1967 की बात करें हम लोग, जो आपके 1967 के इलेक्शंस हुए थे, ठीक है, उनको हम लोग इलेक्टोरल अर्थक्वेक कहते हैं। सो डू यू नो हम लोग उनको इलेक्टोरल अर्थक्वेक क्यों बोलते हैं? ठीक है, तो इस इलेक्टोरल इसलिए बोलते हैं कि भाई कांग्रेस यहाँ पे, कांग्रेस को अब तक यहाँ पे सबसे कम वोट मिले थे, सबसे कम उसको यहाँ पे सीटें मिली थी, प्लस कांग्रेस यहाँ पे 9 स्टेट्स में हार गई थी। इसमें 9 स्टेट्स में। तो ऐसा क्यों हुआ था? सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ, कांग्रेस पार्टी हार गई, या फिर 1967 के इलेक्शन से दो हमारे सामने दो कौन कौन सी नई बातें आई थी। एक क्या थी आपकी, डिफेक्शन, जो हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया था। डिफेक्शन आप सब जानते हैं ना, डिफेक्शन मतलब कि लोग अपनी पार्टी रातों रात ही चेंज कर रहे थे। और एक क्या था आपका, कॉलिशन। क्या था आपका, कॉलिशन। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है आपका, कॉलिशन की बात कर रहे हैं। द इलेक्शन ऑफ 1967 ब्रॉट इनटू द पिक्चर द फिनोमिनन ऑफ कॉलिशन। ठीक है, यहाँ पे जो पहली बार पिक्चर में कौन आया था, एक सरकार आ गई थी आपकी, गठबंधन सरकारें। सिंस नो सिंगल पार्टी हैड गॉट मेजॉरिटी, वेरियस नॉन कांग्रेस, जितनी भी पार्टीज थी जो नॉन कांग्रेस थी, जो खिलाफ थी कांग्रेस के, केम टुगेदर टू फॉर्म जॉइंट लेजिस्लेचर पार्टीज कॉल्ड संयुक्त विधायक दल। व्हाट दे फॉर्म संयुक्त विधायक दल दैट सपोर्टेड नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट। जितने भी पार्टीज थी कांग्रेस के, वो सारी खिलाफ हो गई उसके, कांग्रेस के। एंड व्हाट दे फॉर्म एसवीडी, संयुक्त विधायक दल। The SVD governments in Bihar, including the two socialist parties, that is SSP and PSP, along with the CPI on the left and Jan on the right. ठीक है, इन सारी SVD गवर्नमेंट्स ने सबका सपोर्ट ले लेता आपका, चाहे वो SSP हो, PSP हो, CPI या फिर आपका वो जनसंघ हो। इन पंजाब इट वॉज कॉल्ड द पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट एंड कंप्राइज द टू राइवल अकाली पार्टीज एट दैट टाइम। ठीक है, नहीं, दो पार्टीज मिलकर बनी थी आपकी पंजाब के अंदर। इसको क्या बोला गया था आपका, पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट। ठीक है, सो ये हम लोगों ने अभी सिर्फ ये पढ़ा है कि 1967 इलेक्शन से हमारे सामने कौन सी दो नई बातें आई थी। क्या बोलोगे आप लोग, कॉलिशन और डिफेक्शन। अगला जो हमारा सवाल आता है वो क्या आता है हमारा, ये क्वेश्चन बहुत मेन है यार, ये क्वेश्चन की आपकी बन सकती है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल कि व्हाट वर द फैक्टर्स दैट लेड टू द पॉपुलैरिटी ऑफ इंदिरा गांधीज गवर्नमेंट इन द
अर्ली 1970s। ठीक है, ऐसा क्या हुआ था कि इंदिरा गांधी को पॉपुलैरिटी जो है वो आपकी मिलने लगी थी? तो क्या बोलोगे आप लोग? ड्यूरिंग दिस पीरियड द गवर्नमेंट मेड कॉन्शियस अटेम्प्ट टू प्रोजेक्ट ए सोशलिस्ट क्रेडेंशियल्स। भारत ने सामाजिक, ठीक है ना, चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी काम किया था, इसलिए लोगों को इंदिरा गांधी अच्छी लगी थी उस टाइम पे। इंदिरा गांधी इज विगोरसली कैंपेन फॉर इम्प्लीमेंटिंग दी एग्जिस्टिंग लैंड रिफॉर्म्स लॉस एंड अंडरटुक फर्दर लैंड सीलिंग लेजिस्लेशन। ठीक है, इंदिरा गांधी लैंड रिफॉर्म्स को और लेके आ रही थी, वो सबके लिए लॉस को इम्प्लीमेंट कर रही थी आपकी। Not only this, in order to end her dependence on other political parties, strengthen party's position in the parliament and seek a popular mandate on her programs, Indira Gandhi's government recommended the dissolution of Lok Sabha in December 1970. इंदिरा गांधी ने कभी भी सरकार की परवाह नहीं की। उस इंदिरा गांधी ने 1970 में अपनी सरकार खुद ही गिरा दी थी। किस चीज के लिए? उन इंदिरा गांधी का अपना ना कहता ना जो स्टैंड वो क्लियर था कि मुझे समाज के लिए काम करना है यहाँ पे। The crisis in the East Pakistan and the Indo-Pakistan War leading to the establishment of Bangladesh added one more feather to the popularity of Indira Gandhi। ठीक है भाई, इंदिरा गांधी ने जो ईस्ट पाकिस्तान की लड़ाई की थी, पाकिस्तान से लाहौर तक आगे तक सेना पहुंच गई थी, हरा के आए थे। एक ऐसी होनहार, बहुत ताबड़तोड़ जो हमारी पीएम थी, उनके बहुत मतलब उनकी बड़ी बातें थी आपकी। तो उस बंदी का, उस पीएम का, उस महिला का आपका फेमस होना जरूरी था, वो फेमस थी आपकी। ठीक है, तो ये आपके थे, आपके थोड़े पॉइंट थे आपके। नेक्स्ट पॉइंट पे आपका आता है इसमें, इन दिस वे इंदिरा गांधी एंड हर गवर्नमेंट वाज नॉट सीन ओनली एज द प्रोटेक्टर ऑफ द पुअर एंड द अनप्रिविलेज्ड बट आल्सो अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट। वो सिर्फ गरीबों की सुरक्षा करने वाली नहीं थी, उनको एक कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट की तरह से जो है वो देखा जा रहा था। Sorry, the Congress was now in power in almost all the states and restored its dominance। 1970s तक आते आते कांग्रेस ने और इंदिरा गांधी ने अपनी कहते हैं ना अपना बेस काफी स्ट्रॉन्ग कर लिया था। इट वाज आल्सो पॉपुलर अक्रॉस डिफरेंट सोशल सेक्शन। ठीक है, प्लस यू कैन से कि इंदिरा गांधी ने प्रिवी पर्स को भी बैन कर दिया था। जितनी भी पेंशन्स थी, प्रिविलेज थी, उनको भी इन्होंने बैन करवा दिया था। तो देख लो, जब वो इतने काम कर रही थी तो उनका पॉपुलर होना लाजमी था आपका, उनको लोग मानते थे आपकी। ठीक है, तो जब भी सवाल आए ये आपको इस तरह से आपको आंसर लिख के आने, हो सके तो थोड़ा सा अपने आप पॉइंट्स भी ऐड कीजिएगा इसके अंदर आपका। अगला जो सवाल आता है हमारा क्या आता है, व्हाट डज द टर्म सिंडिकेट मीन? सिंडिकेट्स कौन थे? तो क्या बोलोगे आप लोग? सिंडिकेट वाज द इनफॉर्मल नेम गिवन टू अ ग्रुप ऑफ कांग्रेस लीडर्स हु वर इन द कंट्रोल ऑफ द पार्टीज कांग्रेगेशन। ठीक है, कुछ सीनियर लीडर्स थे आपका, क्या थे आपके कांग्रेस के कुछ सीनियर लीडर्स थे। ठीक है, उनका ग्रुप था, क्या बोलोगे इसको? सिंडिकेट वाज द इनफॉर्मल नेम था ग्रुप को। इट वाज लेड बाय के कामराज, फॉर्मर सीएम ऑफ तमिलनाडु एंड देन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी। ठीक है, के कामराज उसके मेन मुखिया थे। इट इंक्लूडेड पावरफुल स्टेट्स लीडर्स लाइक एस के पाटिल, निजलिंगप्पा, संजीव रेड्डी एंड अतुल्य घोष। इन दी 1960s syndicate plays a decisive role in installation of both शास्त्री जी एंड इंदिरा गांधी जी एज द प्राइम मिनिस्टर। इन दोनों को इंस्टॉल करने में, इन दोनों को पीएम बनाने में इन लीडर्स का बहुत बड़ा हाथ था। अब सवाल यह आता है कि जिन लीडर्स ने कांग्रेस को बनाया था, जिन लीडर्स ने कांग्रेस में इंदिरा गांधी को पीएम बनाया था, वही इंदिरा गांधी कांग्रेस को छोड़ के और चली गई थी। तो आपको यह पढ़ना है कि डिस्कस द मेजर इशू विच लेड टू द फॉर्मल स्प्लिट ऑफ द कांग्रेस। कांग्रेस का बंटवारा कैसे हुआ? ठीक है, कांग्रेस को किस तरीके से ने कैसे इसको समझा, तो जरा पढ़ते हैं हम लोग क्या कहते हैं। द फॉर्मल स्प्लिट इन द कांग्रेस टुक प्लेस इन 1969। कांग्रेस दो हिस्सों में बढ़ गई थी। आपका बढ़ी थी आपकी 1969 में। क्यों बढ़ी थी? ऑन द इशू ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, राष्ट्रपति के चुनाव थे तब वो आपकी बढ़नी शुरू हुई थी। एक्चुअली द फैक्शनल रिवैलिटी बिटवीन द सिंडिकेट्स एंड इंदिरा गांधी केम इन ओपन इन द 1969। देखो, सिंडिकेट्स का था कि भाई ये नई पीएम है, इसको हम लोग अपने अकॉर्डिंग काम कराएंगे, लेकिन जो हमारी इंदिरा गांधी जी थी वो काफी स्ट्रॉन्ग लीडर थी, वो एक बहुत बोल्ड थी वो, तो उनको जरूरत पड़ी इनकी। तो इन वजह से इन दोनों के बीच में खटास लग गया आने। अभी खटास सामने कहाँ पे है हमारे 1969 के प्रेसिडेंट इलेक्शंस में। हुआ क्या? हुआ ये कि कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने संजीव रेड्डी को प्रेसिडेंट इलेक्शंस के लिए अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया, जबकि संजीव रेड्डी और
इंदिरा गांधी कौन थे, दुश्मन थे आपस में, इनकी बिल्कुल भी जो है वो पटती नहीं थी आपस में, काफी इनकी प्रॉब्लम्स थी इसमें आपकी। अब हुआ क्या, इंदिरा गांधी रिटेलिएटेड बाय इनकरेजिंग द देन प्रेसिडेंट। अब इंदिरा गांधी ने बोला कि भाई ऐसा है, मैं तो सपोर्ट करूंगी नहीं किसको, मैं सपोर्ट नहीं करने वाली हूं संजीव रेड्डी को। इसलिए क्या कि इसलिए आपकी इंदिरा गांधी ने वीवी गिरी को बोला कि तुम एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में अपना नॉमिनेशन फिल कर दो। उन्होंने फिल भी कर दिया। और एट लास्ट हुआ क्या, हुआ ये कि भाई ड्यूरिंग इलेक्शन द देन कांग्रेस प्रेसिडेंट एस निजलिंगप्पा issued a whip asking all the Congress MPs and MLAs to vote in favor of संजीव रेड्डी। भाई एस निजलिंगप्पा जो लीडर थे आपकी कांग्रेस के उस टाइम, उन्होंने एक आदेश जारी किया। उन्होंने बोला कि जितने भी MP MLA हैं आप सब किसके लिए वोट करो, आप सब लोग वोट करो संजीव रेड्डी के लिए। बट इंदिरा गांधी ने क्या बोला, इंदिरा गांधी सेड कि नहीं, आप सब लोग अपने दिल की आवाज सुनो। और भाई हुआ क्या, हुआ ये कि सारे लीडर्स जो थे वो सपोर्ट में थे आपके इंदिरा गांधी के, सब ने वीवी गिरी को सपोर्ट किया और वीवी गिरी हमारी कंट्री के नए प्रेसिडेंट बन गए। संजीव रेड्डी इलेक्शंस हार गए और इसी के साथ कांग्रेस हमारी दो पार्ट्स में कन्वर्ट हो गई थी। कौन कौन से थे वो, एक थे आपकी कांग्रेस ओ, एक थी आपकी कांग्रेस आर। कांग्रेस ओ मतलब सिंडिकेट्स, कांग्रेस आर मतलब आपका कौन, वहां पर इंदिरा गांधी। अगला सवाल, व्हाट वाज द इलेक्टोरल वर्डिक्ट ऑफ द 4th जनरल इलेक्शंस ऑफ 1967? क्या है, the 4th general elections was held in 1987 in the context of high popular discontent and the proliferation of political forces। काफी दुविधाओं में, दिक्कतों में चुनाव हुए थे, चौथे चुनाव। इन इलेक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्टोरल अर्थक्वेक। क्या बोलते हैं, इलेक्टोरल अर्थक्वेक। द कांग्रेस वाज फेसिंग द इलेक्टोरल फॉर द फर्स्ट टाइम विदाउट नेहरू। नेहरू के बिना कांग्रेस पहली बार चुनाव लड़ रही थी आपकी। बट हुआ क्या, रिजल्ट की बात करें, हाफ ऑफ द मिनिस्टर्स इन इंदिरा गांधी कैबिनेट वर डिफीटेड। ठीक है, ये लोगों ने चुनाव हारना शुरू हो गए। ठीक है, इंदिरा गांधी के कैबिनेट के आपके मिनिस्टर काफी हार गए थे आपके। द पॉलिटिकल लीडर्स हु लॉस्ट इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी इंक्लूडेड के कामरा तमिलनाडु, एस के पाटिल, अतुल्य घोष इन वेस्ट बंगाल एंड के बी सहाय। ठीक है, वो भी बिहार से हार गए थे। और दिस कांग्रेस पार्टी लॉस्ट मेजॉरिटी इन एज मैनी 7 स्टेट। 7 राज्यों में कांग्रेस पार्टी हार गई थी और बाकी 2 राज्यों में डिफेक्शंस ने उसको सरकार में से आपका रोक दिया था। मतलब 9 राज्यों में कांग्रेस पार्टी चुनाव आपकी हार गई थी। However, this was the first time any non-Congress party had secured the majority of its own in a state। पहली बार किसी स्टेट में किसी नॉन कांग्रेस पार्टी ने आपका क्या किया था, इन्होंने इसको अपनी सरकार को उन्होंने फॉर्म किया था। ठीक है, इन्हीं चीजों को देखते हुए क्या बोला जाता है इसको, the elections were called पॉलिटिकल अर्थक्वेक। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, पॉलिटिकल अर्थक्वेक कहते हैं। ठीक है, सो ये थे आपके चौथे आम चुनाव। इसके बाद कहाँ चलेंगे हम लोग, 1971 में चलेंगे चुनावों के अंदर। डिस्कस द नेचर ऑफ द कॉन्टेस्ट इन 1971, हाउ वाज कांग्रेस ओ डिफरेंट फ्रॉम कांग्रेस आर। द इलेक्टोरल कॉन्टेस्ट ऑफ 1971 वाज अ लैंडमार्क इन द इंडियन पॉलिटिक्स। ठीक है, काफी बड़ा ये जो था आपका वो लैंडमार्क था। इट वाज द रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस आर। ठीक है, एक और चीज, जब 1969 में कांग्रेस पार्टी टूट गई थी तो कांग्रेस इंदिरा गांधी वाले को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने आपका सपोर्ट दिया था। उसके बाद इंदिरा गांधी 1970 में अपनी सरकार को तोड़ दिया था, मतलब उन्होंने लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया था। फिर चुनाव दोबारा कब हुए थे आपके, 1971 में, वही हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी। Actually, this electoral contest appeared to be leaded against Congress R। सब कुछ था खिलाफ कांग्रेस यहाँ पे आर। कैसे, आफ्टर ऑल द न्यू कांग्रेस वाज जस्ट वन फैक्शन ऑफ एन ऑलरेडी वीक पार्टी। ठीक है, कांग्रेस थी क्या उस टाइम पे, एक फैक्शन थी, एक पार्टी से निकली पार्टी थी आपकी। एवरीवन बिलीव दैट रियल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ ऑफ द कांग्रेस पार्टी वाज द कमांड ऑफ कांग्रेस ओ। सबने कहा था कि भाई सिंडिकेट्स की जो पार्टी है, कांग्रेस ओ की जो पार्टी है, वो मेन पार्टी है। ठीक है, बाकी नहीं है। अब एक तो कांग्रेस पार्टी दो बढ़ गई, ऊपर से मामला खराब तब हुआ जब सारी पार्टी हो गई एक। व्हाट दे फॉर्म ग्रैंड अलायंस। टू मेक मैटर्स वर्स फॉर इंदिरा गांधी, ऑल द मेजर कम्युनिस्ट नॉन कांग्रेस अपोजिशन पार्टीज formed an electoral alliance known as the Grand Alliance. Under the umbrella of Grand Alliance, the parties like SSP, PSP, Bharatiya Janata Sangh, Swatantra Party and Bharatiya Janata Party came together to form a यूनाइटेड फ्रंट। इन्होंने यूनाइटेड फ्रंट के नाम से इन्होंने काम किया था। अब सारी पार्टी एक तरफ हो चुकी हैं। ठीक है, 3 पार्टी लड़ रही है यहाँ पे, कांग्रेस ओ, कांग्रेस आर और क्या आपका था, एक थी आपकी ये ग्रैंड अलायंस। सिचुएशन काफी जो है वो खराब आपकी होने वाली है यहाँ पे। अब हुआ क्या, देखो हुआ ये, द न्यू कांग्रेस अंडर इंदिरा गांधी
had something that its big opponent lacked it. It had an issue. कांग्रेस के पास, जो इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस थी, उसके पास एक इशू था, एक था एजेंडा और एक था पॉजिटिव स्लोगन, ठीक है. बट द ग्रैंड अलायंस डिड नॉट हैव अ कोहेरेंट पॉलिटिकल प्रोग्राम. इनके पास ना था एजेंडा, ना कोई कॉमन प्रोग्राम था. इनके पास बस एक चीज क्या थी, वो रिमूव इंदिरा, इंदिरा हटाओ. जैसे कि आपने देखा होगा यार, बहुत से टीचर्स जो है या बहुत से यूट्यूबर्स कभी कभार वीडियो में बोल देते हैं कि भाई विवेक अरोड़ा की वीडियोस मत देखो. तो जब पूछते हैं कि भाई क्यों मत देखो, तो वो कुछ नहीं बोलते यार. तो वो ये कि उन लोगों के पास कोई प्रोग्राम नहीं है मुझे मतलब हटाने का, बट वो यही कहते हैं कि भाई उसके मत देखो. तो कुछ तो बताओ रीजन. तो भाई मैं गलत पढ़ा रहा हूँ, गंदा पढ़ा रहा हूँ, क्या टॉपर्स मेरे पास नहीं है, या बच्चों की सुनता नहीं हूँ मैं, कुछ गलत काम तो बताओ भाई. तो वही हाल था इंदिरा गांधी का उस टाइम पर भी. इन कॉन्ट्रास्ट, अब इन सबको देखते हुए व्हाट शी डू, इन्होंने क्या किया, इन्होंने दिया स्लोगन, क्या बोलते हैं इसको, रिमूव पॉवर्टी. व्हाट शी सेड, रिमूव पॉवर्टी, गरीबी हटाओ. दो थ्रो गरीबी हटाओ, इंदिरा गांधी ट्राइड टू जनरेट अ सपोर्ट बेस अमंग द डिसएडवांटेजेस, स्पेशली लैंडलेस लेबर्स, दलित एंड आदिवासीज, माइनॉरिटीज, वुमेन एंड अनएम्प्लॉयड यूथ. काफी इन लोगों ने सपोर्ट पा लिया था अपना. बिसाइड्स, कांग्रेस आर फोकस ऑन द ग्रोथ ऑफ पब्लिक सेक्टर, imposition of ceiling on rural land holdings and urban property, removal of disparity. कांग्रेस ओ का वही था मुद्दा, लेकिन इंदिरा गांधी ने यहाँ पे बिल्कुल आता था रिमूव पॉवर्टी, गरीबी हटाओ और इंदिरा हटाओ. अब क्या हुआ, अब हम सीधे आते किस पे, आपकी रिजल्ट की बात करते हैं. अगर हम बात करते रिजल्ट की, रिजल्ट ने सबको चौंका दिया. चौंकाया क्यों, कि भैया सबको उम्मीद थी कि कांग्रेस इंदिरा गांधी वाली हारेगी, लेकिन हुआ नहीं ऐसा. कांग्रेस इंदिरा गांधी वाली क्या हुआ, दे वॉन 375 पे. कांग्रेस ने सीपीआई के साथ में अलायंस फॉर्म किया था. सो कांग्रेस प्लस सीपीआई वॉन 375 सीट्स इन लोकसभा एंड 48.4% वोट. दोनों की बात करें, अगर सिर्फ बात करते हैं अकेले कांग्रेस की, अकेली कांग्रेस 352 सीट्स प्लस 44% ऑफ पॉपुलर वोट्स इन इट्स ओन. दिस शोज कि भाई कांग्रेस पार्टी के गरीबी हटाओ ने काफी बहुत तगड़ा जो है वो काम किया था. ठीक है, अब जो ग्रैंड अलायंस था वो क्या हो गया, उसको स्थिति मिली, दे वॉन जस्ट ओनली 40 सीट्स. कांग्रेस ओ क्या हो गई, फेक, खत्म. ठीक है ना, क्या होगा, बहुत कुछ हो नहीं पाई यार, हार गई आपकी. सो ये था आपके 1971 के चुनाव. लास्ट के दो हमारे सवाल आते हैं. व्हाट वाज द कामराज प्लान. ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत मेन है, 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं. कांग्रेस प्रेसिडेंट के कामराज 1973 की बात है ये. A leader of the syndicate proposed that all senior congressmen should resign from office. उन्होंने बोला था जितनी भी लीडर है कांग्रेस के वो रिजाइन ऑफिस छोड़ दें, to make way for younger party work. उन्होंने बोला था कि यंगस्टर्स को लाया जाए. This proposal is famous as the कामराज प्लान. इसको हम लोग कामराज प्लान कहते हैं. ठीक है, कि ये कामराज का प्लान था आपका ये. What do you understand by the privy purse? ठीक है, the integration of princely state was preceded by an assurance that after the dissolution of princely state, the then rulers' families would be allowed to retain certain private property and given a guaranteed heredity on government allowance. भाई प्रिंस मतलब ये था कि भाई जब आप प्रिंसली स्टेट जो है जुड़ जाओगे इंडिया से, ठीक है, तो क्या होगा, तो ये होगा आपको कुछ हेल्प मिलेगी, कुछ पेंशन्स मिलेगी, आपको थोड़ा बहुत आपको प्रॉपर्टी को रखने का आपको अधिकार होगा, कोई आप इंटरफेरेंस नहीं होगी. बट ठीक है, ये सब तो था ना, ये दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने. ठीक है, तो जिसको इंदिरा गांधी ने बैन किया था आपका. मेजर ऑन द एक्सटेंट ऑफ एक्सटेंट रेवेन्यू एंड पोटेंशियल ऑफ द मर्जिंग स्टेट. दिस वाज, ये सब जो दिया गया प्रिंसली स्टेट को, जितने भी प्रिविलेज दी गई थी, क्या बोलते हैं इसको हम लोग प्रीवी पर्स कहते हैं. आई होप कि आपको रिवीजन सीरीज काफी अच्छी लग रही हो, आपको पसंद आ रहा हो, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, कैसे क्वेश्चन फ्रेम करते हैं. तो सपोर्ट कीजिए यार, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए. बट यार बुरा मत बोलो यार कि ट्रांसलेट नहीं कर रहा हूँ बस यार. मैं तो आपको देखो यार, आपको शायद पता नहीं है, एक वीडियो को बनाने के लिए कम से कम 3 से 4 घंटे लगते हैं, क्योंकि कंटेंट रेडी करना, ठीक है, वीडियो शूट करना, एडिटिंग करना, अपलोड करना, उसके बाद डेली 70-80 बच्चों के पास को एसएमएस आते हैं, सर नोट्स नहीं है. इतनी चीज़ों को डील कर रहा हूं मैं अकेला. तो ये ध्यान रहे आपको, कोई और यूट्यूबर, मैं नाम किसी का लूंगा नहीं यहाँ पे, कोई और यूट्यूबर बढ़िया कर रहा है, बहुत अच्छी बात है यार, लाखों में व्यूज़ पड़ रहे हैं, लाखों में कमा रहा है, बहुत अच्छी बात है. बट मैं यहाँ पे सिर्फ एक मकसद है,
पॉलिटिकल साइंस में हर एक बच्चा जो है भारत का वो टॉप करे, वो बड़े नंबर लेके आए। मेरा मोटिव ये है। पैसे नहीं मांगता हूँ, मना करता हूँ कि पेटीएम या कहीं पेपाल मुझे कुछ मत दो। सुपर चैट में एक बच्चे ने भेजे थे, मैंने मना किया था उसको, ठीक है। तो एक एफर्ट था, कमी लगती है बोल दो, इम्प्रूव कर दूंगा, बट मैं यहाँ पे सिखाने आया हूँ। मैं किसी को यहाँ पे फॉलो नहीं करता हूँ, यहाँ मैं किसी से सीखने वाला नहीं आया हूँ कि मैं खुद एक पॉलिटिकल साइंस के लिए खुद एक टॉपिक लेके आया हूँ। ये इस क्रांति को मैं लेके आया था यूट्यूब पे, और ये क्रांति बहुत चल रही है। मुझको देखा देखी बहुत लोगों ने स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन सिर्फ स्टार्ट एक वीडियो अपलोड कर देने से ही टॉपर निकलते नहीं है। टॉपर निकालने के लिए भाई दिन रात जाना पड़ता है, मैं जाग रहा हूँ, ठीक है। तो बस थोड़ा गुस्सा हूँ मैं कुछ व्यूअर्स से, लेकिन फिर भी उन सबको भी जो चाहते हैं मुझे, जो पसंद करते हैं, उनको भी विवेक सर लव्स यू लॉट, और जो पसंद नहीं करते हैं और उनको भी आई लव यू सो मच यार। कोई दिक्कत नहीं यार, कोई नहीं यार। थोड़ा मतलब देखो क्या होता है ना, किसी बंदे को समझने के लिए क्या चाहिए होता है, मैच्योरिटी। जो लोग मेरी मेहनत समझते हैं, जो लोग मुझको समझते हैं वो मैच्योर है। जो लोग नहीं समझते हैं, हाँ ठीक है अभी नहीं समझ रहे हैं, क्या पता समझ जाएंगे कुछ दिन वो, और समझे नहीं तो कोई दिक्कत, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी खुश, आप भी खुश। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम्स। नजदीक आ रहे हैं, पढ़ाई करो बढ़िया बहुत तरीके से।